बाय गी द मोपासों। राइटर और स्टोरी दोनों ही फ्रेंच हैं। आइए शुरू करते हैं। दुश्मनों के हमले से बर्बादी के कगार पर पहुंचा पेरिस अब भूखमरी की मार झेल रहा था। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे और तो और लोग छतों के कबूतर और गटर के चूहे भी मारकर खा रहे थे। जिसे जो हाथ मिले उसी से अपनी भूख मिटा रहा था। मोंसियोर मोरिस जो पेशे से एक वॉच मेकर था, पर थोड़ा आलसी भी, जनवरी की ठंड में सुबह सुबह सड़क के किनारे खाली पेट चक्कर काट रहा था। दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले अचानक उसे सामने से एक आदमी दिखा। मोंसियोर सौवागे, उसका फिशिंग पार्टनर। वॉर होने से पहले मोरिस की एक हैबिट थी। हर संडे की सुबह हाथों में बैम्बू रॉड पकड़े और एक टिन बॉक्स अपनी पीठ पर रखे वो अर्गेंतेविल ट्रेन पकड़कर कोलंबो बेस पर उतरता था और वहां से इले मरंते तक पैदल चलकर जाता था। अपने इस फेवरेट फिशिंग स्पॉट पर पहुंचकर फिर वो पूरा दिन फिशिंग करता था। और हर संडे इसी जगह पर उसकी मुलाकात मोंसियोर सौवागे से होती है, उसका फिशिंग पार्टनर। ठिगनी हाइट वाला पर बड़ा हंसमुख किस्म का आदमी था, जिसकी कपड़ों की दुकान थी। मोंसियोर सौवागे भी उसी तरह का एक एक्सपर्ट फिशरमैन था। अक्सर दोनों हाथों में फिशिंग रॉड पकड़े और पानी में पैर डाले एक साथ बैठकर मछलियां पकड़ते थे। इस फिशिंग टाइम की वजह से उनके बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। कभी उनमें बातें होती थी, कभी नहीं भी होती थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स और टेस्ट खूब अच्छे से समझते थे। स्प्रिंग के सीजन में सुबह 10 बजे सूरज की धीमी रोशनी उनकी बॉडी को जब हल्की गर्मी देती थी, मैरिसोद बीच बीच में अपने पार्टनर से बोलता, यार बड़ा मजा आ रहा है। तो इस पर दूसरा पार्टनर जवाब देता, हाँ सही कहा, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ और मजेदार नहीं होगा। बस यही वर्ड्स काफी थे उनके बीच अंडरस्टैंडिंग को और भी स्ट्रांग करने के लिए और एक दूसरे को पसंद करने के लिए। पतझड़ के सीजन में जब सूरज का लाल गोला दूर आसमान में डूबने लगता और उसकी रोशनी में नदी का सारा पानी लाल रंग का हो जाता, तो दोनों दोस्तों के चेहरे भी एकदम लाल हो जाते थे। तब मोंसियोर सौवागे कभी कभी मैरिसोद को देखकर स्माइल करते हुए बोलता था, क्या नजारा है। तो उसका पार्टनर मोरिसोद अपनी फिशिंग रॉड से आंखें हटाए बिना जवाब देता, यहां शहर की भीड़ भाड़ से ज्यादा अच्छा लगता है। खैर, ये पुरानी बातें थी। आज इतने टाइम बाद दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो तुरंत दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। इतने दिनों बाद दोनों एक नए माहौल में मिल रहे थे। मोंसियोर सौवागे ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बुरे दिन चल रहे हैं यार। मोरिसोत ने भी दुखी अंदाज में सर हिलाया। पर क्या मस्त मौसम है, साल का पहला बढ़िया दिन। सच में। ऊपर नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। दोनों साथ साथ उदास और भरे दिल से यूं ही चलते रहे। याद है, हम यहां मछली पकड़ने आते थे, क्या मजेदार दिन थे वो भी, मोरिसोत ने कहा। पता नहीं हमें फिर से कब मछली पकड़ने का मौका मिलेगा, मोंसियोर सौवागे ने पूछा। फिर दोनों एक छोटे से कैफे के अंदर घुसे और ड्रिंक्स खरीदी और फिर दोनों रास्ते पर वापस आ गए। चलते चलते मोरिसोत अचानक रुका और बोला, एक एक ड्रिंक और ले लें क्या? ठीक है, जैसा तुम कहो, मोंसियोर सौवागे ने जवाब दिया। और दोनों फिर से वाइन शॉप में घुस गए। दोनों जब बाहर निकले तो नशे में झूम रहे थे। खाली पेट शराब पीने की वजह से उनके पैर लड़खड़ाने लगे थे। दिन बड़ा सुहाना था। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को बड़ा सुकून दे रहे थे। ताजी हवा में शराब का नशा उतरा तो मोंसियोर सौवागे बोला, मान लो अगर हम वहां जाएं तो? कहां? फिशिंग और कहां? पर जाएंगे कहां? क्यों? वहीं जाएंगे जहां हम पहले जाते थे, वही अपनी पुरानी जगह। फ्रेंच आउटपोस्ट कोलंबेस के करीब है। मैं कर्नल दिमोलिन को जानता हूं, हमें आसानी से जाने का पास मिल जाएगा। खुशी से मोरिसोत की आंखें चमक गईं। अरे वाह, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, चलो चलते हैं। दोनों फिशिंग रॉड और लाइंस लाने अपने अपने घर चले गए और ठीक 1 घंटे बाद दोनों साथ साथ हाईवे पर चल रहे थे। पहले वो विला पहुंचे जहां उन्हें कर्नल मिला। उनकी रिक्वेस्ट सुनकर वो मुस्कुराया और उन्हें जाने की परमिशन दे दी। उससे पासवर्ड लेकर दोनों आगे निकल गए। कुछ ही देर बाद वे दोनों आउटपोस्ट से आगे निकल आए थे। कोलंबेस की खाली सड़कों पर चलते हुए दोनों वाइन यार्ड्स के बाहरी रास्ते पर आ गए, जहां से सीन शहर का बॉर्डर मिलता था। अब तक सुबह के 11 बज चुके थे। उनके सामने अर्गेंतेउल गांव था, जहां एकदम सन्नाटा छाया था। चारों तरफ ऑर्गेमेंट और सन्नोइस के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और दूर दूर तक सिर्फ खाली मैदान दिख रहा था, जहां चेरी के पेड़ थे। मोंसियोर सौवागे ने दूर कहीं देखते हुए कहा, जर्मन्स दिख रहे हैं। दूर दूर तक फैले सन्नाटे ने दोनों दोस्तों के दिल में एक हल्का सा शक पैदा कर दिया था। जर्मन्स? दोनों में से किसी ने कभी कोई जर्मन नहीं देखा था, पर उन्हें पिछले कुछ महीनों में पेरिस और आसपास के इलाकों में उनके होने की खबर मिल चुकी थी। ये जर्मन लोग फ्रांस को बर्बाद करने पर तुले थे। अब तक
न जाने वो कितने ही लोगों को मार चुके थे और सब जगह तबाही फैला रहे थे। दोनों को ही मन जर्मनी से एक अजीब सी नफरत हो रही थी। ऐसा देश जो हर कीमत पर जीतना चाहता है। "अ, मान लो उनमें से कोई हमें मिल गया तो?" मॉरिस सोत बोला। तो क्या हुआ, हम उन्हें फिश ऑफर कर देंगे, मॉन्सियूर सौवागे ने मजाक में कहा। इसके बावजूद उन्हें इतनी खुली जगह से जाते हुए थोड़ा डर लग रहा था। वो इलाका जो एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। आखिर मॉन्सियूर सौवागे ने बोल्ड बनने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। अरे चलो चलो, कुछ नहीं होगा, हमें बस थोड़ा केयरफुल रहना है। और दोनों वाइन यार्ड से होते हुए चलने लगे। दोनों एकदम अलर्ट होकर अंगूर की बेलों के बीच झुक झुक कर चल रहे थे। नदी के किनारे पहुंचने से पहले उन्हें एक खाली मैदान से गुजरना था। दोनों भागते हुए मैदान पार कर गए और नदी के पास पहुंचते ही दोनों सूखी घास के अंदर छुप गए। मॉरिसोत ने जमीन में कान रखकर सुना। कहीं कोई आहट नहीं थी। दोनों एकदम अकेले थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं आने वाला तो दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो दोनों फिशिंग करने बैठ गए। उनके सामने इली मरांते की नदी दूर दूर तक फैली थी। वहां उन्हें कोई नहीं देख सकता था। छोटा सा कैफे अब बंद हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से बंद पड़ा है। मोन्सियूर सौवागे ने पहली मछली पकड़ ली थी। मोन्सियूर मोरिसोत ने दूसरी पकड़ी और फिर धीरे धीरे चमकती हुई मछलियों का ढेर इकट्ठा होता चला गया। दोनों ने मछलियों को एक बैग में भरना शुरू किया जो उनके पैरों के पास पड़ा था। खुशी के मारे दोनों फूले नहीं समा रहे थे। जो खुशी उन्हें इतने दिनों से नहीं मिली थी वो आज मिली थी। सूरज की रोशनी बदन को गर्माहट दे रही थी। दोनों दीन दुनिया से बेखबर अपने में मस्त थे। उनकी बला से दुनिया जाए भाड़ में, उन्हें तो बस मछलियां पकड़नी थी। तभी अचानक एक जोरों का धमाका सुनाई दिया, जैसे भूकंप आया हो। दोनों के पैरों के पास जमीन हिल गई। मॉरिसोत ने सर घुमाकर अपने लेफ्ट साइड देखा। नदी के दूसरी तरफ माउंट वलेरियन से सफेद धुआं उठता दिख रहा था और फिर अगले ही पल धुएं का दूसरा बादल नजर आया और उसके बाद तुरंत ऐसा लगा जैसे बड़े जोरों से जमीन हिल रही है। चारों तरफ धुएं का बादल छा गया। मोन्सियूर सौवागे ने अपने कंधे उचकाए। लो, ये लोग फिर से शुरू हो गए। मोरिसोत बड़ी बेचैनी से अपनी फिशिंग रॉड को पानी में ऊपर नीचे कर रहा था। अचानक से उसे बेहद गुस्सा आया और वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, कैसे पागल लोग हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं। ये लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। मोन्सियूर सौवागे ने जवाब दिया। और मोरिसोत जिसके कांटे में उसी वक्त एक बड़ी सी मछली फंसी थी, उसने तुरंत अनाउंस किया, और इन्हें लगता है कि जब तक इनकी सरकार है तब तक इनकी मनमानी चलती रहेगी। रिपब्लिक ने अगर वार डिक्लेयर नहीं की होती तो? मोरिसोत ने उसे बीच में टोका। राजा के राज में हमें दूसरे देशों से लड़ना पड़ता है और रिपब्लिक के राज में सिविल वॉर झेलनी पड़ती है। और दोनों किसी जिम्मेदार सिटीजन की तरह पॉलिटिक्स इश्यूज डिस्कस करने लगे और दोनों ही लास्ट में इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि उन्हें सही मायनों में आजादी कभी नहीं मिलेगी। दूर माउंट वेलेरियन से गोलीबारी की आवाज आती रही। इस गोलाबारी में फ्रेंच लोगों के घर जल रहे थे। लोगों के सपने टूट रहे थे। बहुतों के सपने चकनाचूर हो गए थे। कैसी लाइफ है, मॉन्सियूर सौवागे ने फिर कहा। यह कहो कि ऐसी लाइफ से तो मौत अच्छी, मोरिसोत ने जवाब दिया। पर तभी उनके पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों डर के मारे पीछे मुड़े। उनके पीछे चार दाढ़ी वाले लंबे तगड़े आदमी खड़े थे जिनके सरों पर फ्लैट कैप थी। उन लोगों ने अपनी राइफल उनके मछली के कांटों पर रख दी। दोनों दोस्तों के हाथों से रॉड छूटकर नदी में गिरी और पानी में बहती चली गई और पलक झपकते ही दोनों को पकड़ लिया गया और वो लोग उन्हें एक बोट में जबरदस्ती डालकर नदी के पार लेकर चले गए। दरअसल जो घर उन्हें खाली लग रहे थे उनके पीछे जर्मन सोल्जर्स छुप कर बैठे थे। एक लंबे तगड़े सोल्जर ने जो एक कुर्सी पर बैठा लॉन्ग पाइप पी रहा था उनसे फ्रेंच में बोला, वेल जेंटलमैन, कैसी रही तुम लोगों की फिशिंग? तभी एक सोल्जर ने आकर उस ऑफिसर के पैरों के पास मछली से भरा बैग रख दिया जो वो साथ लेकर आए थे। जर्मन मुस्कुराया। काफी मछलियां पकड़ी तुम लोगों ने, लेकिन हमें तुमसे कुछ और बात करनी है। अब मेरी बात सुनो, डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मुझे शक है कि तुम दोनों जासूस हो जो हम पर नजर रखने यहां आए हो। तो जाहिर सी बात है कि हमने तुमको पकड़ लिया है और अब हम तुम्हें गोली मार देंगे। तुम लोग यहां फिशिंग के बहाने से घुसे थे, लेकिन अब तुम दोनों मेरे हाथ पड़ चुके हो, तो अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। यही है लड़ाई का नियम। पर तुम लोग यहां आउटपोस्ट से आए हो, तुम्हारे पास वापसी का पासवर्ड भी जरूर होगा। मुझे वो पासवर्ड बताओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। दोनों दोस्तों की हालत अब तक खराब हो चुकी थी। डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। दोनों दम साधे साथ में चिपक कर खड़े थे। किसी को भी पता नहीं चलेगा, ऑफिसर ने बात जारी रखी। तुम लोग सही सलामत अपने घर पहुंच जाओगे
और ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच रहेगा, और अगर तुम नहीं माने तो बेमौत मारे जाओगे, ये बात समझ लो। दोनों चुपचाप खड़े रहे, बिना एक वर्ड बोले। जर्मन ऑफिसर ने एकदम शांत लहजे में नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, सोच लो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और तुम्हारी लाशें नदी के पानी में होंगी। सिर्फ 5 मिनट। तुम लोग फैमिली वाले लगते हो, सोच लो। माउंट वेलेरियन अब भी गोलाबारी की आवाज से गूंज रहा था। दोनों अभी भी खामोश खड़े रहे। जर्मन अब पीछे मुड़ा और अपनी लैंग्वेज में कुछ ऑर्डर दिया। फिर उसने अपनी चेयर थोड़ी सी पीछे खींची। करीब 1 दर्जन सोल्जर्स राइफल पकड़े आगे आए और दोनों से 20 कदम की दूरी पर उन्होंने पोजीशन ली। मैं बस तुम्हें 1 मिनट का वक्त दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। और वो तुरंत कुर्सी से उठकर उन दोनों के पास आया। मोरिस की बाजू पकड़ी और उसे अलग ले जाकर धीरे से उसके कान में बोला, जल्दी से पासवर्ड बताओ, तुम्हारे दोस्त को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन मोरिस फिर भी कुछ नहीं बोला। अब की बार जर्मन मोन्सियूर सौवागे को साइड में ले गया और उसे भी सेम प्रपोजल दिया। लेकिन मोन्सियूर सौवागे ने भी अपनी दोस्त की तरह जुबान बंद रखी। ऑफिसर ने अब ऑर्डर कर दिया। सोल्जर्स ने अपनी राइफल्स उठा ली थी। तभी अचानक मोरिस की नजर घास पर पड़े मछलियों से भरे बैग पर पड़ी, जो उससे कुछ ही फीट दूर पड़ा था। सूरज की रोशनी में मछलियां चांद की तरह चमक रही थीं। ये सीन देखकर मोरिस का दिल डूब गया। उन दोनों ने कितनी मेहनत से ये मछलियां पकड़ी थी। उसने अपनी फीलिंग्स छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अपने आंसू रोक नहीं पाया। गुड बाय मोन्सियूर सौवागे, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। गुड बाय, मोरिस सौवागे ने जवाब दिया। मौत के डर से दोनों सर से लेकर पैर तक कांप रहे थे। कांपते हुए हाथों से उन्होंने हैंडशेक किया। फायर! ऑफिसर चिल्लाया। और एक के बाद एक 12 राउंड गोलियां चली। मोन्सियूर सौवागे की बॉडी उसी वक्त नीचे गिर गई। मोरिस जो उससे कुछ लंबा था, कुछ पलों तक हवा में लहराता रहा और फिर अपने दोस्त के बगल में पीठ के बल गिरा। उसके सीने से खून निकलकर उसके कोट के ऊपर तक फैल गया था। जर्मन ने एक और फ्रेश ऑर्डर इशू किया। उसके आदमी गए और बड़े बड़े पत्थर और रस्सी लेकर आए। उन्होंने दोनों दोस्तों के पैर रस्सी के साथ पत्थर से बांध दिए और उनकी लाशों को खींचते हुए नदी के किनारे तक ले गए। माउंट वेलेरियन के नीचे अभी भी गोलाबारी चल रही थी और काला धुआं उठ रहा था। दोनों सोल्जर्स ने मोरिस और सौवागे की लाशों को उठाकर नदी के पानी में फेंक दिया। छपाक की आवाज के साथ पानी उछला। खून के लाल छींटे पानी के ऊपर दिखाई दिए। कुछ देर पानी में बबल्स उठे और फिर सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। जर्मन ऑफिसर, जो अब तक सब कुछ बड़े आराम से देख रहा था, बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोला, अब मछलियों की बारी है। वो पलटकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर घास पर पड़े नेट पर पड़ी, जिसे जर्मन सोल्जर्स उठाना भूल गए थे। नेट के अंदर मछलियां भरी थीं। उसने उसे उठा लिया, उलट पुलट कर देखा और सूंघा और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, विलहेम! ऑफिसर ने व्हाइट एप्रन पहने एक सोल्जर की तरफ वो नेट उछाला, जिसमें दोनों मरे हुए दोस्तों की मेहनत की कमाई थी, और बोला, ये मछलियां अभी भी फ्रेश हैं। जाओ, जल्दी जाकर मेरे लिए फ्राई फिश बनाओ, बड़ी टेस्टी डिश बनेगी। और वो अपना सिगार पीता हुआ वहां से चला गया। और इस तरह से यह बेहतरीन स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है और एक बेहतरीन